AIS एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी जो टॉपिक है वो क्लास 9 से रिलेटेड है। इसके अंदर हम वर्क और उससे रिलेटेड जानकारियाँ तथा एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्क के अंदर देखें तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी is equal to the product of a force exerted on a body and the distance moving by the body in the direction of a force। जो वर्क किसी बॉडी के द्वारा होता है उसको हम कैसे डिफाइन करें, तो यदि कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए, वो जितनी डिस्टेंस तक वो बॉडी मूव कर देती है और फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो डिस्टेंस वो कवर अप करते हैं उसी को वर्क कहा जाता है। वर्क इक्वल क्या है? फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपके द्वारा लगाया फोर्स और फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जितनी डिस्टेंस तक मूव हुआ और फोर्स की डायरेक्शन में, उसी को वर्क कहा जाता है। अब इसको आगे हम देखें तो इसकी यूनिट की बात करें तो व्हेन अ वर्क 1 न्यूटन मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इट्स ओन डायरेक्शन। यदि किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और जिस कारण से उसकी डिस्टेंस 1 मीटर आगे बढ़ जाती है फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसके द्वारा किया गया वर्क 1 जूल कहलाता है। जैसे कि इनिशियल सिचुएशन पर कोई बॉडी यहाँ पर थी, अब वो जो है 1 मीटर डिस्टेंस के बाद बॉडी एज डिस्टेंस पर आ जाती है, तो इसे हम लोग 1 जूल कहते हैं। नेक्स्ट जो है वर्क इक्वल, अपन ने देखा है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर यहाँ पे बताया है, क्योंकि 1 न्यूटन जो है बल लगाया और 1 मीटर डिस्टेंस उसने कवर अप की, क्योंकि F इक्वल वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और तो 1 जूल इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। नेक्स्ट आते हैं वर्क डन व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लूडेड। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्लूडेड होते हैं और तब वर्क किया जाए तो क्या होगा, जैसे डायग्राम में दिख ही रहा आपके पास। यदि हमने कंसीडर किया कि F एक्टिंग एट द एंगल थीटा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एज इन द सो इज दिस। यदि हमने A फोर्स थीटा डायरेक्शन में लगाया जिसके कारण उसमें A डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया और जो बॉडी है वो B पॉइंट पर पहुंच जाती है, और तो W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा फॉर्म इसका होगा। ये वर्क डन बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्लूड होंगे तब। वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस कंडीशन पर इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आते हैं। उस कंडीशन में थीटा बराबर हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो W इक्वल क्या होता है? फोर्स एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह हम 90 लगेंगे और cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो एफ एस इंटू 0, और 0 को मल्टीप्लाई हम किसी भी डिजिट में करते हैं तो 0 ही आता है। तो यदि वर्क परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो उसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाएगा। डज नो वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग अ राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको और हम समझ सकते हैं कि यदि कुली हमने हायर किया उससे बोला कि लिफ्ट से तो हमको जो है 2nd फ्लोर पे पहुंचा दे, उस बेचारे ने वजन अपने सर के ऊपर रखा और वो जो है बॉडी जो है आपका पूरा वजन वाला सामान लेकर 2nd फ्लोर पे जाता है और वहां पर आपको दे देता है। तो यहाँ जो फोर्स लगा है परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट लगा है, उस कंडीशन पर उसके द्वारा वर्क तो किया ही नहीं गया।
इस सिचुएशन पर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में से बोलें कि भैया आपने कोई वर्क तो किया नहीं, हम आपको पैसे तो देंगे नहीं, तो ये उसके लिए अन्याय हो जाएगा। जनरली फिजिकल लैंग्वेज में वहाँ उसके द्वारा वर्क नहीं किया गया, मतलब नो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग द राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर अलोंग सेम लाइन। अब अपने को वर्क निकालना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक सेम लाइन पर हो। तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क इज said to be done by a force if the direction of the displacement is the same as the direction of the applied force. वर्क कब होगा? वर्क is said to be done by the force if the direction of the displacement is the same in the direction of the applied force. डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों एक ही सिचुएशन उसमें होंगे तभी वर्क डन होगा फोर्स की। और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन अगेंस्ट फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगेंस्ट ऑफ फोर्स मतलब हम फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्क डन कहेंगे, कहेंगे अगेंस्ट ऑफ फोर्स के अगेंस्ट जाना। इसको बाद हम आगे आते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो वर्क डन अगेंस्ट टू द ग्रेविटी कहलाता है। जैसे लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइड फोर्स हैज टू बी इक्वल and opposite to the force of gravity acting on the object if m of mass of the object and h is the height, so width is rise, then the upward force। जैसे F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है, ए यहाँ पर जो इसकी ग्रेविटी को डिनोट किया इसलिए हमने जी लिखा है, और W जो स्टैंड ऑफ द वर्क डन होगा तो हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू एफ एच, और F की वैल्यू हमारे पास mg दे रखी थी, तो यहाँ से हम लोग mg को पुटअप करेंगे तो वर्क इक्वल mg है। डब क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू mgh। Therefore we can say that the amount of the work done is equal to the product of the weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted। तो हमने देखा कि जब फोर्स लगाया जाता है तो वर्क होता है, जब अगेंस्ट ऑफ फोर्स देखें तो भी वर्क हम देख सकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हम लोग फोर्स को देखा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पावर पर। पावर की डेफिनेशन देखिए तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क होगा तो पावर आएगी, पावर होगी तो वर्क होगा। यदि हमको काम करना है तो उसके लिए हम यदि कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने से पहले हमारे अंदर पावर होना चाहिए। तो हम लोग पावर पाने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद धीरे धीरे जब हम वर्क करने लगते हैं तो आपका जो खाने वाला जो पावर है वो धीरे धीरे घट के उस वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। W यहाँ वर्क है और T यहाँ टाइम है। अदर वर्ड दे रखिए, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर जो है वो वर्क डन है पर यूनिट टाइम, हर यूनिट के अकॉर्डिंग टाइम, जो अपने डेफिनेशन में देखा है कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो W इज इक्वल्स टू एफ एस होगा, और P पावर है तो W अपॉन T हम लिख सकते हैं। तो देखिए W को रिप्लेस किया एफ एस से, अपॉन T हमने लिखा, तो F इंटू एस अपॉन T। यहाँ जो एस अपॉन T है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो F इंटू V होगा, तो पावर जो होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब यूनिट ऑफ वाटर पावर की हम बात करें तो यदि ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट एंड इट्स इज रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज 1 जूल पर सेकेंड, इसके ऐसा यूनिट वॉट होती है। और 1 वाट जो होता है 1 जूल बाय 1 सेकेंड अपन ने लिखा है,
तो 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 1 किलो वाट को हम लिखेंगे 1000 वाट के बराबर, और 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू होता है 746 वाट। ये यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर ऑब्जेक्टिव वगैरह में एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आते हैं एनर्जी के ऊपर। वर्क के बाद हम आ गए एनर्जी पर। एनर्जी में देखिए एनर्जी क्या है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वर्क करने की क्षमता है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी डूइंग द वर्क। एनर्जी ये डिफाइन करती है कि आपको वह काम करने की कितनी कैपेसिटी है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एग्जिट्स इन अ वेरियस फॉर्म। तो देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो जूल होती है, और अदर यूनिट ऑफ द एनर्जी को हम देखें तो वो वाट आवर्स या किलो वाट आवर्स होती है। और सारी यूनिट को हम देख सकते हैं आगे कि 1 किलो वाट आवर्स जो होता है 1 वाट इंटू 1 आवर्स होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60 आवर्स हो जाएगा। तो 60 मिनट और 60 मिनट करके 1 आवर्स हो गया आपका। तो इसको हमने सीधा सेकंड में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो देखिए 3600 जूल जो होगा वो इसकी 1 किलोवाट के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट आवर्स की बात करेंगे तो 3.6 इंटू 10 106 जूल हो जाएगा। ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी यूजुअली मेजर इन अ कैलोरी और किलो कैलोरी। तो कैलोरी की बात करें तो 4.18 जूल होती है एक कैलोरी की। वो यदि इसकी स्मॉल यूनिट की बात करें एनर्जी की तो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आते हैं मैकेनिकल के अंदर। द एनर्जी पास बाय अ बॉडी to its state of rest or state of motion is called a mechanical energy। यदि किसी बॉडी के अंदर एनर्जी पास होती है वो उसकी रेस्ट सिचुएशन पर भी हो सकती है, उसके मोशन पर भी हो सकती है, तो उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू द इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन होगा उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इन अदर वर्ड द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क बाय वर्चुअल ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो क्या करती है किसी भी बॉडी के अंदर मोशंस को जनरेट करती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हम उसका फॉर्मूला जो होता है उसको कवर अप करेंगे इसमें। तो देखिए कि यदि किसी बॉडी है, बॉडी का मास m है और वेलोसिटी जो है उसकी मूविंग वेलोसिटी जो अपन समझ सकते हैं वेलोसिटी जो फाइनल वाली कंडीशन में हुई है, और जो बॉडी है वो रेस सिचुएशन पे हम लोग उसको ले रहे हैं, और रेस सिचुएशन पर उस पर लगाने वाला फोर्स हम F ले रहे हैं। तो देखिए कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू a में होता है, और न्यूटन्स का जो लॉ होता है सेकंड लॉ वो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a दे रखा है यहाँ पर। थर्ड लॉ है आपका है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s। वी कैन अब हम देखते हैं कि फाइनल वाली जो रेस्ट वाली सिचुएशन पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो u की वैल्यू 0 लिखी है हमने, ये बैक साइड जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू s हो जाएगा। यदि हमको s फाइंड आउट करना है तो v स्क्वायर अपॉन 2a आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किसके बराबर होती है, वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स के द्वारा वर्क करते हैं, या इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फोर्स a से डिस्प्लेसमेंट a से, और s को हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन 2a। जब v स्क्वायर अपॉन 2a पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा m स्क्वायर अपॉन 2 आपका बच जाएगा। तो बॉडी मास m एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v has the capacity of doing work equal to the 1/2 mv square before its stop।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू 1/2mv² होता है। और कैसे वो आता है, इसमें अपन ने देखा कि उसको हम लोग किस तरह से जनरेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। Does the energy pass by body by virtual or its position or change its shape known as the potential energy? It is obvious that the body must pass energy even when it's not in a motion. तो इसमें क्या दे रखा है कि जो है यदि कोई एनर्जी उसकी किसी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन को, उसके शेप को चेंज कर देती है तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो एनर्जी पास होगी वो उसके रेस्ट वाली कंडीशन पर या मोशन नहीं कर रही होगी तभी यूज़ होगी। तो इसको हम देखें तो सपोज कि बॉडी का मास m है और उसकी ये ग्राउंड जहाँ पर वो रखी हुई है उसकी हाइट h हो गई और मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमने देखा तो जो ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा g होगा। तो F इज इक्वल्स टू m होता है नॉर्मली, पर यहाँ ग्रेविटेशन यूज़ कर रहे हैं तो F इज इक्वल्स टू mg होगा। द ग्रेविटी एक्ट ऑफ द बॉडी वर्चुअल डाउनवर्ड में यहाँ पर आपका फोर्स लगेगा और वर्क डन इज लिफ्टेड द बॉडीज हाइट ऑफ h विल बी। तो वर्क आपका क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है H यही है, यहाँ पर हाइट हमने लिया वहाँ पर S नहीं है तो फोर्स को हम लिखेंगे mgh। दिस वर्क डन इन द स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी सच दैट पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। और गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द अर्थ, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन की एनर्जी होगी या गेन करेगी किससे, बॉडी और अर्थ से। अब आएंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यदि हम एनर्जी को एक पार्ट उससे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और जो कन्वर्ट करते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो इसका डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो है, पहला हीट एनर्जी, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल इन व्हीकल्स प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी ऑन टू डू वर्क। जब वर्क होता है डीजल और पेट्रोल से रिलेटेड तो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज इन होम इंडस्ट्रीज एंड इवन ऑफ और ड्राइविंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एंड सो ऑन, दैट इज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइट एनर्जी की बात करें तो व्हेन लाइट एनर्जी फॉल ऑन अ लाइट मीटर यूज इन अ फोटोग्राफ्स इट इज इट्स पॉइंटर टू मूव अक्रॉस अ स्केल। लाइट एनर्जी के अंदर आप देख ही रहे हैं कि लाइट मीटर्स हुआ, यूज ऑफ फोटोग्राफी, इसके अंदर जो लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है। साउंड एनर्जी की बात करें तो साउंड एनर्जी कैजुअली थिन प्लेट इन माइक्रोफोन में लगाई जाती है, साउंड एनर्जी का फॉर्म होगा। केमिकल एनर्जी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर फूड एंड इट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू मूव द वेरियस ऑब्जेक्ट। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इन न्यूक्लियर ऑफ एटम्स इज यूज इन प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज टर्न इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। अब कोई डिवाइस है उसके फॉर्म है और किस तरह से कन्वर्ट होती है। स्टीम एनर्जी जो होती है वो पहले हीट से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करती है। इलेक्ट्रिक लैम्प जो इलेक्ट्रिकल को लाइट एंड हीट में चेंज करती है। इलेक्ट्रिक हीटर भी ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल को हीट में चेंज करेगा। माइक्रोफोन साउंड को जो है इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। सोलर सेल जो है सोलर हीट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। फोटो सेल जो है लाइट से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। कार इंजन में केमिकल जो है हीट और केमिकल में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिक सेल ऑब्लिक मीटर बैटरी जो होगी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करती है। तो आज हमने वर्क और एनर्जी पढ़ा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको रेगुलर अपडेट के साथ मिलते रहें। प्लीज़ पढ़िएगा और समय का फ़ायदा उठाइएगा।